इजराइल और फिलिस्तीन के इस जंग को लेकर एक बार ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से ये कहा गया था कि इजराइल अब चाहे जो कुछ भी कर ले, मगर वो जंग तो ऑलरेडी 7 अक्टूबर के दिन ही हार चुका है। क्योंकि इजराइल को जो डैमेज हमास की तरफ से 7 अक्टूबर के दिन दिया गया था, ना तो इजराइल कभी उस डैमेज को ठीक कर सकेगा और ना ही इजराइल अब कभी भी फ्यूचर में वो इजराइल बन सकेगा कि जो 7 अक्टूबर से पहले हुआ करता था। और शायद दोस्तों अब धीरे धीरे ईरान के सुप्रीम लीडर की ये सारी ही बातें सच होती हुई नज़र आ रही है। वो इसलिए क्योंकि ये बात तो हम सभी ही लोग न्यूज़ के ज़रिए से जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ग्राउंड इन्वेजन के मामले में मतलब कि फील्ड पर इजराइल हमास से पिछड़ता जा रहा है। फील्ड से हटकर अगर डिप्लोमेसी की बात की जाए तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी हर गुजरते हुए दिन के साथ इजराइल के लिए बुरी से बुरी खबरें आ रही है। इजराइल के साथ डिप्लोमेसी में आजकल वो सब कुछ हो रहा है कि जो ना तो इतिहास में पहले कभी उसके साथ हुआ था और ना ही शायद इजराइल ने ये सब कुछ होने की कभी उम्मीद की थी। दरअसल दोस्तों, इजराइल ने जिन इरादों और जिन मकासद के साथ गाजा पट्टी का ग्राउंड इन्वेजन किया था, इतने दिन गुजर जाने के बाद भी उसका उनमें से कोई एक टारगेट भी पूरा नहीं हो सका है। हाँ, अगर इतने दिनों में इजराइल ने कुछ किया है तो वो है अंधाधुंध बमबारी करके आम लोगों के मौतों का आंकड़ा बढ़ाना, और इन आम लोगों में भी ज़्यादातर मासूम बच्चे और औरतें शामिल हैं। लेकिन जहां मामला डायरेक्ट हमास से लड़ने का आ जाता है तो आज तक इजराइल ना तो अपनी होस्टेजेज को छुड़ा सका है और ना ही गाजा पट्टी से इजराइल के तरफ जाने वाले रॉकेट्स को रोक सका और ना तो उसको टनल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सका और ना ही हमास के किसी बड़े लीडर और किसी बड़े कमांडर का पता लगा सका है। इवन कोई भी एक ऐसा छोटा या बड़ा ऑपरेशन कामयाबी के साथ नहीं कर सका है कि जिसका वीडियो बनाकर अपने लोगों को दिखा सके और अपने लोगों को सेटिस्फाई कर सके या कम से कम उन देशों की गवर्नमेंट को दिखा सके कि जो देश खुलकर उसको सपोर्ट करते हैं, न सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि पूरी दुनिया के स्टेज पर इजराइल की तरफ से मोर्चा संभालते हैं। और इन्हीं सारी नाकामयाबियों का नहीं नतीजा है कि अब धीरे धीरे इन सारे देशों ने भी इजराइल से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है, जिसका सबसे बड़ा सबूत अभी पिछले 8 से 10 दिन के अंदर यूएन में होने वाली इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर 2 वोटिंग्स में देखने को मिला। पहले वोटिंग हुई तो उसमें 15 मेंबर्स थे। इनमें से 13 ने तो फिलिस्तीन के सपोर्ट में वोट किया, जबकि 14वां मेंबर जो यूनाइटेड किंगडम मतलब कि यूके है वो गैरहाजिर रहा। उसने ना तो किसी के सपोर्ट में वोट किया और ना ही किसी के खिलाफ वोट किया। आखिर में बचा अमेरिका, उसने खुलकर इजराइल को सपोर्ट किया और वीटो कर दिया। जाहिर है अमेरिका तो यूएन का एक परमानेंट मेंबर है, जिसके वीटो करने की वजह से पूरा का पूरा ये प्रस्ताव ही खारिज हो गया। दूसरी वोटिंग हुई थी 12 दिसंबर सन 2023 के दिन और ये हुई थी यूएन के जनरल असेंबली में। अब क्योंकि इसके तो 193 मेंबर्स हैं तो 153 देशों ने खुले तौर पर सीज फायर के लिए मतलब कि इजराइल के खिलाफ वोट दिया था, जबकि 23 देश ऐसे थे जो गैरहाजिर रहे, मतलब ना तो उन्होंने इजराइल के फेवर में वोट किया और न ही इजराइल के खिलाफ वोट किया। सिर्फ 10 मेंबर ही ऐसे थे कि जिन्होंने इजराइल के फेवर में वोट किया, और इन 10 मेंबर्स में भी सब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल 2 ही ऐसे नाम है जो काफ़ी मशहूर है। 12 दिसंबर को होने वाली इस वोटिंग ने पूरी दुनिया को तो हैरान किया ही, मगर इजराइल की तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दी। वो इसलिए क्योंकि इस वोटिंग में यूरोप के ज़्यादातर मशहूर और ज़्यादातर असरदार देश थे, जैसे कि जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली वगैरह। इन सभी ने ही गैर हाजिर होने का फैसला किया, यानी इजराइल को सपोर्ट करने से हाथों को पीछे खींच लिया। यकीनी तौर पर ये एक ऐसा कदम था कि जिसके बारे में आज से 1 महीना पहले गुमान भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये तो हिस्टोरिकली हमेशा से इजराइल के खुले सपोर्टर रहे हैं। और तो और इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात तो ये थी कि जिन 153 देशों ने खुले तौर पर इजराइल का विरोध किया था और गाजा के इस सीज फायर की फेवर में वोट किया था, उनमें फ्रांस का भी नाम शामिल था। दोस्तों, अचानक से अब ज़्यादातर यूरोपियन देशों का ये जो बदला रुख नज़र आ रहा है, इसके पीछे एक्सपर्ट सबसे बड़ी वजह पब्लिक प्रेशर बता रहे हैं।
दरअसल ये सारे गवर्नमेंट्स अपने देश के आम पब्लिक का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे रिपोर्ट्स ये बात क्लियर कर चुकी है कि अब दुनिया भर में फ़िलिस्तीन और इजराइल को लेकर पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मुस्लिम दुनिया या फिर एशिया और अफ्रीका को तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि यूरोप अमेरिका में भी अभी अभी ये जो नई जनरेशन है, मतलब कि यंग लोग हैं, इनमें प्रो इजरायली कम और प्रो फ़लस्तीनियन ज़्यादा पाए जाते हैं। ज़्यादातर यंग लोग अब फ़िलिस्तीन को ही सपोर्ट करते हैं, उसी के सपोर्ट में बड़े बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं और फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में सड़कों पर झंडे और उससे जुड़े हुए वो रुमाल कपड़े वगैरह पहनकर टहलते रहते हैं। जाहिर है दोस्तों, इन सारी चीज़ों का असर हमको सोशल मीडिया पर बाखूबी नज़र आ भी रहा है। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि वो अमेरिका भी कि जिसको इजराइल का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद दोस्त माना जाता है। आसान शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके बलबूते पर इजराइल ये जंग लड़ रहा है या फिर सारी जंगें लड़ता हुआ आया है, उस अमेरिका से भी इजराइल को अच्छे सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। मीडिया के ज़रिए से ऑलरेडी ये बात क्लियर हो चुकी है कि अमेरिका और इजराइल के बीच अंदर ही अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वैसे तो दोस्तों, अमेरिका को खुद इजराइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है और न ही शायद कभी होगी, क्योंकि जाहिर है इजराइल तो तेल की दुनिया से माला माल मिडल ईस्ट में अमेरिका का एक लौता भरोसेमंद साथी है। इवन इतना ही नहीं, वो कहावत भी एक मशहूर है कि इजराइल अमेरिका के बगैर कुछ नहीं और अमेरिका इजराइल के बगैर कुछ नहीं। तो मामला ये है कि अमेरिका को इजराइल से नहीं, बल्कि अमेरिका की गवर्नमेंट को इस वक्त जो इजराइल की गवर्नमेंट है, मतलब कि नेतन्याहू, उससे प्रॉब्लम है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की गवर्नमेंट नेतन्याहू के उन सारी पॉलिसीज और उन सारे तरीकों को तो नापसंद कर ही रही है कि जिसके तहत इस वक्त जंग लड़ी जा रही है, बल्कि जो बाइडन तो इन सारे चीज़ों का जिम्मेदार ही नेतन्याहू को मानते हैं। मतलब जो कुछ भी 7 अक्टूबर के दिन हुआ या उसके बाद भी जो कुछ हो रहा है, इन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू को मानते हैं, क्योंकि बाइडन और उसके गवर्नमेंट का मानना है कि शायद इजराइल में ये सब कुछ होता ही नहीं अगर नेतन्याहू के तरफ से वेस्ट बैंक में रहने वाले फ़लस्तीनियन मुस्लिम को इतना ज़्यादा परेशान न किया जाता और उनके खिलाफ एक से एक बढ़कर पॉलिसीज़ न लाई जाती। साथ ही साथ अगर नेतन्याहू इजराइल के माने हुए जो एक्सट्रीमिस्ट नेता हैं, मतलब के नफरती और कट्टर नेता, उनके साथ मिलकर सरकार न बनाते, यानी नेतन्याहू ने ये सब कुछ किया, तभी वेस्ट बैंक के अंदर माहौल ख़राब हुआ और तभी हमास को ये सब कुछ करने का मौका मिला। जो बाइडन के ऊपर ऑलरेडी अमेरिका के आम लोगों का दबाव तो है ही, साथ ही साथ इलेक्शन भी आ रहे हैं तो दबाव और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार आने वाली रिपोर्ट्स यही बता रहे हैं कि जो बाइडन की जो पॉपुलैरिटी है, मतलब कि जो शोहरत है, वो अमेरिका में घटती जा रही है और ज़्यादातर लोग अब उनकी जो पॉलिसी है इजराइल और फ़िलिस्तीन के मैटर को लेकर, उसकी वजह से उनसे नफरत करने लगे हैं। साथ ही साथ जो बाइडन अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी इस मैटर पर हर गुजरते हुए दिन के साथ अकेले पड़ते जा रहे हैं और इन्हीं तमाम चीज़ों का ही नतीजा है कि पिछले कुछ दिनों में अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उनके पूरी गवर्नमेंट के सुर्ख बदले हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो अमेरिका के एक विदेश मंत्री ब्लिंकन की तरफ से वो ओपनली ये कहा गया कि हमको बेंजामिन नेतन्याहू के कथनी और करनी में फ़र्क नज़र आ रहा है। मतलब वो जो हमसे बोलता है और जिस चीज़ का हमसे वादा करता है वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। ये दरअसल बात हो रही थी आम लोगों को पर बम बरसाने की। विदेश मंत्री के बाद अब तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो भी खुले तौर पर इजराइल के खिलाफ सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल कर चुके हैं। जो बाइडन ने मीडिया के सामने थोड़े तल्ख लहजे में कहा कि इजराइल ने ये जो आम लोगों के ऊपर अंधाधुंध बमबारी की है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग मरे हैं, इसकी वजह से अब इजराइल वर्ल्ड सपोर्ट, मतलब कि दुनिया के हमदर्दी खोता जा रहा है। दोस्तों, जो बाइडन और नेतन्याहू के बीच इस बात को लेकर भी झगड़ा है कि आखिर जंग के बाद गाजा का क्या होगा, जहां एक तरफ जो बाइडन का ये कहना है कि नेतन्याहू तुम उस फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को मजबूत करो कि जो वेस्ट बैंक में ऑपरेट करती है और जिसके नेता जो है, मतलब जो लीडर है, वो महमूद अब्बास है। वो हालांकि यहाँ पर वो बात बताता चलूँ कि खुद वेस्ट बैंक में रहने वाले जो फ़लस्तीनियन लोग हैं वो भी महमूद अब्बास पर भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि वो तो उनको वेस्ट का यानी कि इजराइल और अमेरिका का गुलाम मानते हैं।
तो जो बाइडन का ये कहना है कि इनको मजबूत किया जाए, लोगों में इनकी पकड़ बनाई जाए, इनकी शोहरत को बढ़ाया जाए ताकि हमास को ख़त्म करने के बाद गाजा का इलाका भी इन्हीं को दे दिया जाए। मगर दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू का ये कहना है कि मैं फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को तो ये इलाका कभी नहीं दूंगा, या तो खुद इजराइल ही कब्जा करके इसके ऊपर कंट्रोल करेगा या फिर कुछ अरब देश जैसा कि सऊदी अरबिया या फिर यूएई वगैरह से कोई डील वगैरह कर ली जाएगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ये बात भी बता देना ज़रूरी है कि जब इजराइल, अमेरिका या फिर दूसरे अरब देशों के तरफ से भी गाजा के फीचर को लेकर इस तरह की बातें की गई थी, तब हमास के तरफ से जवाब आया था और उसने कहा था कि इजराइल और अमेरिका समेत जो भी अरब देश या फिर कोई भी इस बारे में सोच रहा है कि आखिर जंग के बाद गाजा का क्या होगा, कौन संभालेगा, तो ऐसा सोचना बंद कर दे, क्योंकि हम तो आखिरी वक्त तक लड़ेंगे और हम यहाँ से कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। हालांकि दोस्तों इजराइल और हमास को ख़त्म कर पाएगा या फिर नहीं, ये तो अपने आप में एक अलग मामला है, लेकिन हाँ ये बात क्लियर हो चुकी है कि इजराइल जिस इरादे के साथ गाजा पट्टी के अंदर घुसा था और जिस तरह से उसने सोचा था कि चंद हफ्तों में ही हम पूरी तरह से हमास को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है, बल्कि इजराइल के लिए अब ये लंबे जंग बन चुकी है। और ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनकी तरफ से इजराइल का दौरा किया गया ताकि वो जंग वगैरह के हालात को देख सके। तो उनसे इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि दरअसल हमको हमास ख़त्म करने में और अपने मिशन को कंप्लीट करने में गाजा के अंदर कई महीने से भी ज़्यादा का वक्त लगेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले तक भी इजराइल और अमेरिका के बीच जो बातचीत होती थी उसमें सिर्फ ये बात होती थी कि जहाँ एक तरफ जो बाइडन कहते थे कि मैं सिर्फ तुमको आखिरी दिसंबर तक का टाइम दे सकता हूँ, तो इजराइल की तरफ से कहा जाता था कि हमको आखिरी जनवरी तक का टाइम चाहिए है। मगर अब देखिए पिछले चंद दिनों में ही जंग का नक्शा इस तरह से बदला है कि अब कुछ हफ्तों का नहीं या फिर 1-2 महीनों का नहीं बल्कि अगले कई महीनों का वक्त मांगा जा रहा है। मगर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अमेरिका में इलेक्शन आने वाले हैं, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो तस्वीर है वो भी बदलती जा रही है, तो इसीलिए ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि अमेरिका इजराइल के लंबे वक्त तक हरी झंडी देकर नहीं रख सकता है। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।